हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, प्लेसेस न्यूज के सीरीज के नए वीडियो में, नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2 मई तक की, यानी कि अप्रैल में लगभग 1 अप्रैल से लेके कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस न्यूज आई हैं और उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव में, यहां आज हम जानेंगे। ठीक है। लगभग 3 से 4 न्यूज हैं, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और रिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले हमारी न्यूज क्या है? सबसे पहले हमारी न्यूज है कुरिल आइलैंड्स। आप सब ने ऑफ कोर्स देख लिया होगा, जान लिया होगा कुरिल आइलैंड्स के बारे में। अगर नहीं भी सुना है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सुना भी है दोस्तों, तो आपके लिए एक रिवीजन का मामला है। ओके, मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूं कि व्हाट इज ऑल अबाउट द डिस्प्यूट विथ कुरिल आइलैंड्स। ठीक है। इस मैप के जरिए हम समझते हैं। दोस्तों, ये है हमारा मैप कुरिल आइलैंड्स। ये पूरा का पूरा मैप है। ये रशिया और जापान के बीच एक लंबी सी, लगभग 56 आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये लगभग ऐसी छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं, ये 56 आइलैंड्स हैं जो कि रशिया और जापान के बीच में है, जिसको हम कुरिल आइलैंड्स कहते हैं। अगर आपको डीप में देखना है, चलिए आते हैं हम इस अपने गूगल मैप पे। तो ये है भारत, इंडिया, और दिल्ली में हम लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूं, और चलते हैं आपको सीधा लेके यहां पे। ओके, आप देख सकते हो ये जापान का पार्ट है। ठीक है, आप यहां मैप पे देख सकते हो, यहां जापान है और ये रशिया का पार्ट है। ये आप रशिया में भी, लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, रशियन लैंग्वेज में। और ये है सी ऑफ ओशोक्स। ये सी को ये डिवाइड करता है, ये रशिया और जापान का पार्ट, और ये पूरा का पूरा इसको हम कुरिल आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम ये आपको बता देते हैं कि डिस्प्यूट क्या है। बेसिकली जापान ने, अभी यूक्रेन क्राइसिस जो हो रहा है उसमें जापान ने देखते हुए ये कहा है कि भाई रशिया तो ऑफेंडर है ही, यूक्रेन में उसने कब्जा कर रखा है जबरदस्ती। अब जो है, अब रशिया की नजर इस पे है, कुरिल आइलैंड्स पे है। तो क्या है नजर, हम आइए देखते हैं, इस मामले को समझते हैं। इस पहले पैराग्राफ में अगर हम जाएं, इस पहले पेज पे, तो यहां लिखा है द कुरिल आइलैंड्स रफल बिटवीन रशिया एंड जापान। कहा जाता है पोस्ट रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जापान हैज एलिवेटेड इट्स क्लेम ओवर कुरिल आइलैंड विच इज करेंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया। ठीक है। ऑन अप्रैल 2022, 22 तारीख को, जापान डिप्लोमेटिक ब्लू बुक फॉर 2022 डिस्क्राइब कुरिल आइलैंड एज बिन अंडर रशियाज इलीगल। अब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ये आप देख रहे हो, ये जापान का क्लेम है कि रशिया ये इलीगली कैप्चर कर रखा है। लेकिन जब हम इस इलीगल के बारे में बात करेंगे तो आइए हम हिस्ट्री में जाके देखें कि भाई क्या मुद्दा है। तो इस इमेज में आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप एक फोटोग्राफिक मेमोरी यहां से आप ले सकते हो और फिर यहां पे हम आ जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये है हमारा मेन कुरिल आइलैंड। आप देख सकते हो, यही मैंने आपको बताया था, राइट। 56 आइलैंड्स यहां पे हैं लगभग, ये 56 आर्चिपेलागो है। और ये है कामचाटका पेनिसुला, ये रशिया का कामचाटका पेनिसुला है। और ये हाकोनाइडो आइलैंड है। और 4 आइलैंड्स की बात यहां हो रही है। वो 4 आइलैंड्स क्या हैं? कुनाशीर, हाबोमाई, शिकटोन और इटुरुप, यानी कि इटोरोफुल भी कहते हैं, इटुरुप भी कहते हैं। ये 4 आइलैंड्स की बात हो रही है। तो बात क्या हो रही है कि रशिया का कहना है कि हमारा जो क्लेम है आइलैंड का, मतलब कि कामचाटा पेनिसुला, रशिया का कहना है कि हमारा क्लेम यहां तक है, हमारा ये भी है, हमारा ये भी है, हमारा ये भी है, और हमारा ये भी आइलैंड है, इस पे हमारा कंट्रोल है। लेकिन जापान का क्या कहना है कि हमारा कंट्रोल यहां तक है, मतलब आपका ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब आपका ये चारों आइलैंड नहीं है। ठीक। तो रशिया का क्या कहना है? रशिया का कहना है कि हमारा यहां तक है, और जापान का कहना है हमारा यहां तक कंट्रोल है। इन्हीं दोनों के बीच में, ये 4 आइलैंड्स के बीच में यही डिस्प्यूट चल रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इससे अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा, आप ऑलरेडी आप देख चुके होंगे स्क्रीन पे, ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ट्रीटीज हैं, कुछ बायलैटरल टाइज हैं, जिसको हम समझेंगे। ठीक है। इस स्नैपशॉट में आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है यहां पे। बेसिकली 1855 में, ये गोल गोल देख रहे हो आप, जो येलो पार्ट है वो जापान का पार्ट है, और जो ग्रे पार्ट होता जा रहा है वो रशिया का पार्ट, आप समझ सकते हैं। ओके, आप अपने फोन को
लैंडस्केप में भी कर सकते हो, उसमें डिटेल में समझ में आएगा। सो बेसिकली ट्रीटी ऑफ शिमोडा ये कहती है कि जो कुरिल आइलैंड है जापान का एंड रेस्ट ऑफ द आइलैंड चेन टू रशिया, इस ट्रीटी ऑफ शिमोडा के तहत ये एंश्योर होता है कि ये जो चारों आइलैंड हैं वो जापान कंट्रोल करेगा और बाकी जो है वो कौन कंट्रोल करेगा, रशिया कंट्रोल करेगा, रशिया के पास जाएगा। ठीक है। सो शैकलिन आइलैंड इज टू बी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव। अब शैकलिन क्या है, शैकलिन ये वाला आइलैंड है। ठीक है, ये जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिंग में रहेगा, दोनों कंट्रोल करेंगे। लेकिन बात इसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है इसकी। ठीक है। सो अब 1875 में क्या होता है, तो ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग आता है, सीडेड ऑल कुरिल्स टू जापान इन एक्सचेंज फॉर रशिया जुरिस्डिक्शन ओवर शैकलिन। अब भाई ये हुआ कि आप ये एडमिनिस्ट्रेशन आप पूरा ले लीजिए, ये रशिया पूरा ले लेगा, लेकिन उसके बदले में आप हमें ये पूरा आइलैंड दे दीजिए जापान को। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस आइलैंड के तहत, इस ट्रीटी के तहत बात ये हो गई कि ये जो शैकलिन आइलैंड है ये टोटल रशिया के कंट्रोल में चला जाएगा, लेकिन उसके बदले में कुरिल आइलैंड्स का पूरा कंट्रोल जाना चाहिए जापान के ऊपर। ये था ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है। उसके बाद 1905 में एक और डिस्कशन होती है जहां पे रशिया जो है हार जाती है, रशिया इज डिफीटेड इन द गेम्स ऑफ रशिया जापानीज वॉर, जापानीज गेन कंट्रोल ओवर साउदर्न शैकलिन। अब यहां पे आप देख सकते हो फिर से येलो हो गया है कि भाई जापानीज ने कंट्रोल कर रखा है शैकलिन आइलैंड को। ठीक है। उसके बाद 1945 में सोवियत यूनियन ऑक्यूपाइज द एंटायर कुरिल चेन एंड साउदर्न शैकलिन आफ्टर डिक्लेयरिंग वॉर। आपको सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1905 के बाद 1919 में, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जापान थोड़ा कमजोर हो गया और इसी कमजोरी का फायदा उठा के रशिया ने ये कब्जा कर लिया और साथ ही साथ ये कब्जा कर लिया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां वाले पोजीशन के बाद जो कि ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग के नाम पे ऑथराइज थी, उसके बाद वॉर के बाद 1945 में रशिया ने इलीगली इसको ऑक्यूपाई कर लिया है, बिना किसी ट्रीटी के, बिना किसी डिक्लेरेशन के। राइट। वहीं पे 1951 में क्या होता है कि जापान रिनाउंसेस क्लेम टू कुरिल इन द ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। कहा यह जाता है कि जब वही वर्ल्ड वॉर हो गया था, जब हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बम गिरा दिए गए थे, उसके बाद सोवियत यूनियन का फिर 1947 के बाद उदय होता है, सोवियत यूनियन फॉर्म होता है। तो सोवियत यूनियन ने फिर यूएस के साथ कोलैबोरेट करके ये कहा था कि भाई हम ये जो पूरा पार्ट है, एक सेकेंड में इसको हटा देता हूं, ये जो पूरा पार्ट है वो हमारा है और जापान का इसमें कोई रोल नहीं है, और जापान ना ही कोई क्लेम, ना ही कोई टाइटल और ना ही कोई अथॉरिटी, कंट्रोल है उसका। सो बेसिकली जापान का जो कहना था कि भाई जो 4 आइलैंड्स हैं वो हमेशा से हमारे पार्ट रहे हैं, कोरल आइलैंड्स का चेन नहीं रहे हैं, ये हमारे साथ रहे, हमारे इमोशनल, हमारे कल्चरल, हमारे कंट्री का ही हिस्सा रहे हैं। ठीक है। सो वहीं पे 1956 में एक और डिक्लेरेशन होती है जहां पे सोवियत जापानीज जॉइंट डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसके वजह से एक डिप्लोमेटिक टाइज बन जाती है इन बिटवीन जापान एंड विच वन, सोवियत यूनियन, विच इज रशिया नाउअडेज। सो सोवियत यूनियन ने अग्री कर लिया था द आइलैंड ऑफ शिकोटन हाबोनाई टू जापान आफ्टर साइनिंग द फॉर्मल पीस ट्रीटी। जापान क्लेम्स टेरिटोरियल राइट फॉर ऑल। भाई उस टाइम पे फिर सोवियत यूनियन ने कहा था कि ये जो आपके 2 आइलैंड हैं, ये शिकोटान और हाबोमाई आइलैंड, हम आपको दे देंगे। ठीक है, पीस ट्रीटी के अंदर। लेकिन जापान का कहना था अरे ऐसी कैसी, ये भी तो है, ये दोनों हमारे, मतलब चारों हमारे हैं, ऐसा नहीं कि आप हमें खैरात में दे रहे हो या फिर मुफ्त में दे रहे हो, ये कल्चरली हमसे जुड़े हुए हैं और शुरू से हमने एक कह रखा है आपको, हमें इनसे मतलब नहीं है, कुरिल आइलैंड से हमें उतना मतलब नहीं है जितना हमें इससे मतलब है। ठीक है। तो ये डिस्कशन है अभी फिलहाल, और जो रेड वाला एरिया आप देख रहे हैं यही डिस्प्यूटेड एरिया है, ये पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है। सो थोड़ा सा और हम डिटेल में समझते हैं। राइट। सो अब आइए इस मैप पे, ये आप देख सकते हैं 1855 और 1945। बोले तो 1855 में जापान ये क्लेम करता है कि यहां तक हमारा इस आइलैंड्स पे कब्जा है, यहां तक हमारे लोग रहते हैं, यहां तक हमारे मिलिट्री टाइज और कल्चरली बहुत इन्वॉल्व रहते हैं लोग। लेकिन
जैसा कि मैंने आपको बताया 1945 में जब वो डिक्लेरेशन हुआ था तो रशिया का ये कहना है कि भाई हम यहां तक हमारा कंट्रोल है। और फिर अगर आप कहोगे तो मैं 1956 के जो अग्रीमेंट था यहाँ पे सोवियत जापान डिक्लेरेशन था उसके तहत मैं आपको ये 2 आइलैंड मुफ्त में दे सकता हूं। ठीक है, ठीक है, कि आओ थोड़ा 2 आइलैंड खेल लिया जाए, आपको मैं 2 दे देता हूं। तो जापान इस बात से गुस्सा है, जापान इस बात से बिल्कुल हर्ट हो चुका है कि रशिया जो है मजाक उड़ा रहा है इन चीजों का और हमें अपनी सोवरेनिटी को मतलब अप्लाई नहीं करने दे रहा है। हमारी सोवरेनिटी है, हमारी ऑटोनॉमी है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और न्यूज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो आइलैंड, ये रशिया का एक आर्चिपेलागो है जहां पे ग्रुप इन पे ये कंट्रोल रखता है। तो ये एक मटुआ आइलैंड है। मटुआ आइलैंड पे लगभग ये 11 किलोमीटर लंबा आइलैंड है। ठीक है, यहां पे ऑलरेडी रशिया ने अपनी बेस बना रखी है, एक मिलिट्री बेस बना रखी है। इसका रीजन इसलिए है, आप देख सकते हो ये सी ऑफ ओशो, ये जो एरिया है ना, ये आप एरिया आर्कटिक सर्किल का एरिया आप मैप में अगर देख सकते हो, ये बेसिकली दोस्तों विंटर्स में ना बिल्कुल माइनस मेरे ख्याल से 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है, एकदम कोल्ड चिल्ड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो यहां पे पेट्रोलिंग करना, यहां पे ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रशिया को मजबूरी है उसकी कि यहां पे, ठीक है, ये वाली जो इमेज है वो बिल्कुल ऐसे है। मैं आपको इधर दिखा देता हूं, ये वाला एरिया मैं आपसे बात कर रहा था। ये वाला जो एरिया है, ये आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये एरिया जो है वो एकदम चिल्ड, एकदम फ्रीज हो जाता है, जहां पे पेट्रोलिंग करना, जहां पे मिलिट्री सेटअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है विंटर्स में। इसलिए रशिया को ये एरियाज चाहिए, ये पूरा का पूरा एरियाज चाहिए, ताकि ये जो पैसिफिक ओशन है इसमें वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, और कंट्रोल किस लिए कर सके? क्योंकि पैसिफिक ओशन में हम सबको पता है कि भाई यूएस चाइना की जो वॉर चल रही है ओशन को लेके, इंडो पैसिफिक ओशन को लेके, पैसिफिक ओशन को लेके, वहां पे कंट्रोल करना चाहता है रशिया, अपना भी इक्वली जो वर्चस्व है वो दिखाना चाहता है। तो इस वजह से यहां पे वो कंट्रोल कर रहा है, यहां पे वो आना चाहता है। ठीक है, मटुआ आइलैंड अभी भी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है और धीरे धीरे ये लोग धीरे धीरे अब ये उरुप आइलैंड तक कोशिश कर रहे हैं आने की। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था दोस्तों। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर क्यों जरूरी पड़ गया, आखिर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इन आइलैंड्स की, उनको जानते हैं। सो दोस्तों, कहा जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ कुरिल आइलैंड ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तगड़े हैं यहां पे। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो द आइलैंड इज सराउंडेड बाय रिच फिशिंग ग्राउंड्स। समझ में आ गया? मतलब इकोनॉमिक चीजें यहां पे अप्लाई करती हैं, समझ रहे हो आप? मतलब कि पैसे रुपए का जो काम है, जो फिशिंग से रिलेटेड काम है, यहां से बहुत ट्रेड होते हैं। तो एक बहुत बड़ा हब है फिशिंग का, रिच फिशिंग ग्राउंड्स है, एंड दे थॉट टू हैव ऑफ शोर रिजर्व ऑयल एंड गैस। तो सिंस ये इतना रिमोट में है, इतना दूर है, तो एक ऑफशोर ऑयल गैस की भी एक स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे रेनियम डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है। एंड रेनियम डिपॉजिट हैज बीन फाउंड इन कुडरावी वोल्केनो इन इटुरुप। अब ये इटुरुप किधर था आप सबको पता है, इटुरुप ये है जहां पे भाई हम जापान क्लेम करता है ये हमारा है, लेकिन फिर रशिया कहता है ये हमारा भी है। ठीक है, सो आते हैं यहां पे। ठीक है, सो निकल बेस्ड सुपर अलॉयज ऑफ रीमियम आर यूज्ड इन कंबशन चैम्बर्स, टर्बाइन ब्लेड्स, एग्जॉस्ट नोजल ऑफ जेट इंजन्स। सो आप देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंस है इस रीनियम डिपॉजिट की। सो इस रीनियम डिपॉजिट को जिसने भी अगर अपने टेरिटरी में ले लिया तो इकोनॉमिकली उसके लिए ट्रेड ऑफ करना और बिजनेस करना सेंस करता है और पैसे रुपए अच्छे आ सकते हैं। और दूसरी बात, टूरिज्म इज ऑल्सो पोटेंशियल सोर्स ऑफ इनकम एज द आइलैंड्स हैव सेवरल वोल्केनोज एंड ए वैरायटी ऑफ बर्ड लाइफ, राइट। दूसरा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट तो है ही, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रशिया ने अपनी मिसाइल सिस्टम, रशिया ने अपनी जो मिलिट्री सिस्टम है वो स्टैब्लिश कर रखी है उस जगह। लेकिन वो जो अब एरियाज है, जो साउथ वाला एरिया है जहां पे जापान अपनी भाई टेरिटरी बता रहा है, रशिया हैज डिप्लॉयड मिसाइल सिस्टम इन द रीजन एंड रशिया हैज आल्सो प्लान अ सबमरीन प्रोजेक्ट एंड इंटेंडेड टू प्रिवेंट अमेरिकन मिलिट्री यूज ऑफ आइलैंड। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने आपको अमेरिका वाला भी हिस्सा बताया है वहां पे। ठीक है, और कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, द जापानीज पीपल स्पेशली कंजर्वेटिव्स इन होक्कोआडू, आई एम सो सॉरी क्या प्रोनाउंस हो रहा है ये, आर इमोशनली अटैच टू द आइलैंड। जैसे कि मैंने कहा कि भाई 1855
और उससे पहले से ही ये आइलैंड, ये चारों जो आइलैंड हैं वो जापान के कल्चरली एक इमोशनल अटैचमेंट है, कल्चरल अटैचमेंट है यहाँ से, तो जापान इसको खोना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इट कंसिस्ट ऑफ 56 आइलैंड्स एंड माइनर रॉक्स। ये एक आर्चिपेलागो है और द चेन इज अ पार्ट ऑफ बेल्ट ऑफ जियोलॉजिक इंस्टेबिलिटी सर्किल एंड द पैसिफिक, जो कि लगभग 100 वॉल्केनोस ऑफ विच 35 आर स्टिल एक्टिव, 35 अभी स्टिल एक्टिव हैं, एंड मेनी हॉट स्प्रिंग, अर्थक्वेक और टाइडल वेव्स आर द फिनोमेना ओवर दीज आइलैंड्स। ठीक है, अच्छा, न्यूज में इसलिए आया था दोस्तों क्योंकि जापान पिछले 20 सालों में पहली बार इस डिस्प्यूट को बड़े लेवल पे ले आ रहा है। क्यों बड़े लेवल पे ले आ रहा है? क्योंकि जापान बहुत ही इजी, बहुत ही लेमैन, बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में 2003 से ही ये बात कहते आ रहा है कि भाई ये जो डिस्प्यूट है आइलैंड का, वो हमारा डिस्प्यूट नहीं है, वो आपने जबरदस्ती किया है। राइट, ये कुरिल आइलैंड देख रहे हैं, ये पीएम हैं, ये भी वहां के और व्लादिमीर पुतिन साहब हैं। सो बेसिकली जापान का कहना है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, सॉफ्ट टोन में बात कर रहे हैं कि भाई ये जो चारों आइलैंड्स हैं, दिस बिलोंग टू अस, नॉट टू यू, एंड द हिस्ट्री एंड द डिक्लेरेशन एंड द ट्रीटी हैज सेड दैट। लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ती है तो जापान के लिए क्या खतरा हो सकता है या क्या बेनिफिट हो सकता है? सो जापान सोवरेनिटी ओवर द आइलैंड इज कंफर्म बाय सेवरल ट्रीटी इन 1855, जहां पे हमने ऑलरेडी देख लिया है। राइट, अब रशिया का ये कहना है कि भाई जो याल्टा अग्रीमेंट हुआ था 1945 में और जो पोट्सडैम अग्रीमेंट डिक्लेरेशन हुआ था, ये प्रूफ है कि भाई हमारी सोवरेनिटी है। हालांकि अगर हम ये बात कर रहे हैं 45 से, ठीक है, लेकिन जापान तो 55 से बात कर रहा है ना, 55 से रिलेटेड भाई ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग था, 1855 की ट्रीटी थी। राइट, सो इट आर्ग्यूज दैट द सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी 1951 में जो हुआ था इज अ लीगल एविडेंस दैट जापान हैड एक्नॉलेज्ड रशियन सोवरेनिटी ओवर द आइलैंड। लेकिन रशिया जो है वो कंप्लीटली डिनाई करता है कि, सॉरी, जापान जो है वो कंप्लीटली डिनाई करता है कि भाई सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी कैन नॉट बी यूज्ड हियर एज सोवियत यूनियन नेवर साइंड। सोवियत यूनियन ने कभी सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी साइन ही नहीं की थी। तो जब सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी साइन नहीं की थी रशिया ने, मतलब सोवियत यूनियन ने, तो फिर ये तो नल एंड वॉइड हो गया मामला। राइट, सो अब भाई इंप्लीकेशंस क्या होंगी जापान की? तो आपको देखने को लग रहा होगा अभी भाई कि रशिया जो है वो यूक्रेन क्राइसिस, रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है और लगभग वेस्टर्न कंट्रीज दे आर अनहैप्पी विथ रशिया। राइट, सो जापान मेड इट्स अनहैप्पीनेस विथ रशिया, वो क्लियर हो चुका है। जापान ने यूएनएससी में वोट भी अगेंस्ट में किया है रशिया के। राइट, सो जापान ने कई सारे ऐसे इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाए थे अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के ऊपर। ठीक है, लेकिन जापान हैज प्रोबेबली बीन स्पर्ड बाय इट्स फियर ऑफ रशिया चाइना अलायंस, एज जापान इटसेल्फ हैज टेरिटोरियल डिस्प्यूट। किसके साथ? चाइना के साथ उसका ऑलरेडी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहां पे एरिया है, ये वाला एरिया है, इस पे थोड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। So Japan might felt that this is a good opportunity to further isolate Russia, क्योंकि इस समय रशिया को लोग हैबिचुअल ऑफेंडर कह रहे हैं क्योंकि यूक्रेन पे वो कब्जा कर रहा है, हाफ ऑफ द यूक्रेन ही वांट्स और दे वांट्स। राइट, सो इंटरनेशनल जो लॉ है, यूएनएससी है, ऑलरेडी रशिया को एक उस नजरिए से देख रही है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, और इसी मामले में जापान भी अपना हाथ सेक रहा है कि भाई मेरा भी मामला थोड़ा सेट हो जाए और कुरिल आइलैंड से रिलेटेड हमारा पीछा छूट जाए। ठीक है, सो फाइनली क्या हुआ कि टोक्यो माइट हैव बीन प्रॉम्प्टेड टू टेक दिस पोजीशन एंड इट फील्स दैट यूक्रेन प्रूव्स दैट गेटिंग बैक द कुरिल आइलैंड इज अ लॉस्ट कॉज। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट था। ये बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट क्या है ये जानना कि भाई कहां होता है ये कुरिल आइलैंड, ठीक है, क्या डिस्प्यूट था, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी, और ये कहां है, कौन से ओशन के पास है, और सी ऑफ ओखोट्स ये कहां पड़ता है। ठीक है, मेन तो यही आएगा और कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में कुछ ज्यादा नहीं पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख को यानी कि वेंसडे होगा, आज मंडे है, कल ट्यूसडे, कल ईद है मेरे ख्याल से, और जो भी मेरे मुस्लिम भाई बहन दोस्त होंगे और उनको मैं ढेर सारी ईद की शुभकामनाएं देता हूं। और
4 मई को हम शाम 5 बजे, ये उन बच्चों के लिए है जो कि कॉलेज में हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो कि कॉलेज खत्म करने वाले हैं, 3rd ईयर में होंगे या 2nd ईयर में होंगे। मजा आएगा, लाइव सेशन है, देखिएगा 5 बजे 4 तारीख को। जितने भी क्वेश्चंस होंगे ले आना, अच्छा डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सिविल्स डेली अपने ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने वाला है। सिविल्स डेली जो ऑफिस करोल बाग में है, वहां पे आप आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप जरूर आइए, हमसे मुलाकात होगी। जून के थर्ड वीक में हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस का। तो आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, अपने मेंटर से मिल सकते हैं, और जो भी डाउट्स होंगे उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा क्या है? दूसरी न्यूज हमारी है ईस्ट टिमोर। अब भाई ईस्ट टिमोर कहां है? ईस्ट टिमोर है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जब आप मैप में नीचे जाओगे, आ जाओ, आपको दिखाई देता हूं। अच्छा, इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैप में जब आप नीचे जाओगे, ये रहा अपना भारत और ये नीचे है ऑस्ट्रेलिया, और इनके बीच में ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट और इंडोनेशिया का एक तरीके से हम ईस्टर्न पार्ट ले सकते हैं, वो आता है ईस्ट टिमोर का हिस्सा। ओके, बात इसलिए ये आया है न्यूज में कि एशिया का ये यंगेस्ट नेशन है ईस्ट टिमोर, ठीक है, ऑल्सो नोन एज टिमोर लेस्टे, होल्ड्स द सेकंड एंड फाइनल राउंड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। भाई चुनाव हुआ है, एशिया का सबसे यंगेस्ट नेशन है ये, ठीक है। क्या बात थी यहां पे? इसकी हिस्ट्री देखते हैं। कहा जाता है कि 18th सेंचुरी में जब पोर्टुगीज की कॉलोनीज यहां पे स्टैब्लिश हुई थी, और ये लोग 1975 तक पोर्चुगीज यहां पे थे, ठीक है। पोर्चुगीज 1975 तक यहां थे, उसके बाद पोर्चुगीज का ट्रूप जो है वो विड्रॉ हुआ, और ईस्ट टिमोर जो इंडोनेशिया का कहते हैं 27th प्रोविंस माना जाता था, वो अलग होने का पूरा कोशिश कर रहा था। लेकिन इस अलग होने में बहुत सारे ऐसे लोगों की जान गई, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस की फाइट थी। जो ईस्ट टिमोर के लोग थे वो इंडोनेशिया से आजादी चाह रहे थे, और ईस्ट टिमोर को यूएन ने फिर 1999 में एक यूएन ने सुपरवाइज रेफरेंडम के तहत इसको कोशिश की ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने की, लेकिन वो मामला और ज्यादा हो गया, और फिर यहां पे सिविल वॉर्स होने लगे और मिलिट्री कूप्स भी धीरे धीरे दिखने को मिला यहां पे। लेकिन इस एफर्ट्स को 2002 में रिकॉग्नाइज किया गया, और 2002 में इसको एक ऑफिशियली रिकॉग्निशन के तहत एक इंडिपेंडेंट नेशन माना गया, एशिया का सबसे यंगेस्ट नेशन माना गया। और हाल ही में इसने एशियान, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसमें इसने मेंबर की वोट करने का, पार्टिसिपेट करने का फैसला किया है कि आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम ए मेंबर ऑफ एशियन नेशंस। और करंटली जो है ये एक ऑब्जर्वर स्टेटस में है, ये अभी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, ये अभी कुछ इंप्लीमेंट या डिसीजन मेकिंग में नहीं हो पा रहा है। सो अभी ये ईस्ट टिमोर कहां पे क्या कर रहा है? अभी साउथ एशियन नेशन में मेंबर के लिए अप्लाई किया है। ओके, सो बेसिकली इसकी ज्योग्राफी आप समझ गए होंगे। ईस्ट टिमोर कंप्राइजेज द ईस्टर्न हाफ ऑफ टिमोर आइलैंड, द वेस्टर्न हाफ इज अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। ये वाला जो है ये इंडोनेशिया, और ये वाला जो है वो एक टिमोर आइलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इट स्पैन्स 15,000 किलोमीटर्स लैंड एरिया, जो कि भाई इजराइल से थोड़ा सा ही छोटा है। इजराइल जो हमारी कंट्री है उससे थोड़ा सा ही छोटा है, और यहाँ पे रोमन कैथोलिक हैं। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में अगर हम आए तो इट्स नियरली 20 years since independence, East Timor's presidential and parliamentary elections has been dominated by many of the some faces, ठीक है। In the revolutionary have run for and held various positions of power and continue to feature prominently in the running of the country. ईस्ट टिमोर में जो इनका जो जीडीपी सबसे ज्यादा आती है, वो आती है कहां से? ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिजर्व से। इनफैक्ट फिशिंग भी एक बहुत बड़ा जरिया है, जो ट्यूना फिशिंग कहते हैं, वो भी एक जरिया है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो सबसे मेजर बिजनेस है जो आता है, वो ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिजर्व से। अच्छा दोस्तों, जो भी कंट्री ना आइलैंड के पास होती है, या जो भी नेशन आइलैंड से घिरे होते हैं, पास होते हैं, तो आप ये आंख बंद करके सोच सकते हो कि भाई वहां पे ऑफशोर ऑयल और गैस रिजर्व्स चल रहा होगा, या फिर कोई प्रोजेक्ट आने वाला होगा, बिकॉज दैट इज वेरी नेचुरल, दैट इज वेरी एक्सप्लेनेटरी, राइट, कि आसपास की जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं, आसपास का जो फ्लोरा एंड फना है, वो सपोर्ट करता है इन
टाइप्स के बिजनेस को, इन टाइप्स के ट्रेड को, राइट। कहा जा रहा है कि भाई इन मेन स्ट्रीम रेवेन्यू इसका जो वायु उड़ान गैस फील्ड है, ईस्ट तिमोर का वायु उड़ान गैस फील्ड, वो ड्राई हो जाएगा लगभग 2023 तक। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा है, कोलैबोरेट कर रखा है ऑस्ट्रेलिया के सैंटोस से। सो ऑस्ट्रेलिया का सैंटोस जो है वो एक कार्बन कैप्चर फैसिलिटी करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वायु उड़ान की थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाएगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था, कहाँ है ईस्ट तिमोर और साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इसका आपको पता होना चाहिए। कब आजाद हुआ था इंडोनेशिया और ये क्यों न्यूज में आया था। ओके, नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, गल्फ ऑफ गेबस। गल्फ ऑफ गेबस पे आने से पहले आप लोगों को जरा वर्ल्ड टूर में करा देता हूं। GULF, गल्फ ऑफ गेबस, ट्यूनीशिया। ये है दोस्तों गल्फ ऑफ गेबस, ये आप देख लो, यहाँ पड़ता है। इसको अगर हम जूम आउट करें, ये ट्यूनीशिया है, ये अफ्रीका है, आपका अल्जेरिया, लीबिया। आई होप आपको पूरा आइडिया लग गया होगा, राइट, कहाँ की हम बात कर रहे हैं। सो ये है गल्फ ऑफ गेबस, ठीक है। ये न्यूज में क्यों है दोस्तों? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि लगभग 750 टन की एक शिप, डीजल कहते हैं ना, डीजल सिंक कर गया, इसमें डूब गया। 750 टन शिप का वजन था, जिसमें क्या था, डीजल था। सोचिए कितना नुकसान होगा, राइट। इसीलिए ये इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में है, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन की बात हो रही है। तो जो वहां का फ्लोरा एंड फना होगा, जो हैबिटेट होगा उस रीजन का, उस आइलैंड का, उस वहां के जो ओशन है वहां का, कितनी प्रॉब्लम हुई होगी और कितने जो ओशन वाटर मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको दिक्कत आई होगी, गुजर गए होंगे, मर गए होंगे, और कितनी हार्मफुल गैसेस उसमें से लीक की होंगी, राइट। सो गल्फ ऑफ गेबस इज आल्सो नोन एज लेसर सिरतीस, इसको लेसर सिरतीस भी कहते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग विद द ग्रेटर सिरतीस इन लीबिया इज अ गल्फ ऑफ ट्यूनीशियाज ईस्ट कोस्ट इन मेडिटेरेनियन सी। सो अगर हम इसको जूम आउट करें तो आप देख सकते हैं ट्यूनीशियाज ईस्ट कोस्ट इनटू मेडिटेरेनियन सी की बात यहां चल रही है। सो at the head of the gulf is the city of Gabus, ठीक है, where the tides, लंबी टाइड्स आती हैं, लगभग 2.1 से स्प्रिंग टाइड्स आती हैं। बोथ गेवस एंड सफेक्स आर मेजर पार्ट ऑन द गल्फ। अच्छा, सफेक्स कौन सा एरिया था? सफेक्स ये वाला एरिया था, राइट। ये आप देख सकते होगे, ये है सफेक्स। इसको क्या है, सफेक्स क्या है इसका, ठीक है। सफेक्स ए सिटी इन ट्यूनीशिया, ये वाला एरिया है सफेक्स वाला, ओके। सो इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। सो दिस इज दी इंपॉर्टेंस, ये कहां पड़ता है, कहां नहीं पड़ता है, ट्यूनीशिया है, गल्फ ऑफ गेबस क्या है, ये आप पूरा देख सकते हैं, ट्यूनीशिया का बॉर्डर है। सो आपसे जो है वो कभी कभी मैच द फॉलोइंग में गल्फ से रिलेटेड पूछ सकता है कि भाई कहां से कर सकते हो आप, ओके। नाउ इट इज ए 60 माइल्स 100 किलोमीटर, ये आप लेंथ है, इसकी कोई उतनी जरूरी नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये है कि इट इज बाउंडेड बाय केरकेना आइलैंड एंड नॉर्थ ईस्ट बाय जेब्रा, ठीक है, जेरबा, सॉरी। तो नॉर्थ ईस्ट आइलैंड और जेरबा से ये सराउंडेड है। आप ये चीज आपका 0.5 इंपॉर्टेंट हो सकता है और 0.2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 0.1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीजनल इकोनॉमी ऑफ द गल्फ के बारे में क्या बात हो रही है कि एक्सेप्ट फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एंड द गल्फ ऑफ वेनिस, इट इज द ओनली पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन विच इज अ सब्सटैंशियल टाइड रेंज। तो आप ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख सकते हो और मेंशन कर सकते हो नोट्स में। कॉजिंग द अनकवरिंग ऑफ एक्सटेंसिव सैंड ब्लैक। ऑल्सो स्पॉन्ज एंड टूना फिशरीज आर लोकेटेड इन द मेन पार्ट्स ऑफ ये एंड ऑयल नेचुरल, ये तो दोनों रहा है, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कंसेप्ट। जो भी ओशन के पास में, आइलैंड के पास में जो भी कंट्रीज या नेशन रहेंगे, उनमें ये दोनों बिजनेस ट्रेड जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा 2 क्वेश्चन आपके लिए, प्रीलिम्स वाया मैप्स। आप दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सही आंसर है, ठीक है। सो उम्मीद है दोस्तों आज का जो हमारा प्लेसेस इन न्यूज था आपको समझ में आया होगा। शुड यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट टू प्लीज, आप हमारे एक कम्युनिटी स्पेस है, वहां पे आप आके मेंशन करिए, बताइए, कमेंट करके बताइए। बट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। और कोई भी डाउट हो तुरंत पूछिए, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, तब तक हम मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, अगले सेशन में। तब तक
धन्यवाद एंड जय हिंद।